फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में देखिए बात करने वाले वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो यहाँ पे देखिए वैदिक काल है और वैदिक काल में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य जो वेदों में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आर्यों के मूल स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए कि जो निम्न यहाँ पे है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए है दयानंद सरस्वती का। तो ये बताते हैं कि जो आर्य हैं ये तिब्बत से आए हुए थे। और वही अगर बात करें तिलक का, तो तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और मैक्स मूलर बताते कि यह मध्य एशिया से आए हैं। और गंगानाथ झा जो थे ये बताते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हुए हैं। ओके, आप लोग इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने भाषाई आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि आर्य जो है मध्य एशिया के पास ईरान के निवासी थे। ओके, आर्य वस्तुतः एक जाति नहीं थी परंतु एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आर्यों का राजनीतिक विस्तार है। तो आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला भरत था जिसका शासक वर्ग त्रिशु कहलाता था। तो आप लोग यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी वर्ग के प्रसिद्ध राजा सुदास का 5 आर्यों पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहय तथा 5 अनार्यों अकृत, भलानस, पक्त, शिवी, विशानिन के साथ प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ। तो देखिए यह 10 राज्य युद्ध एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सुदास के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे तथा विरोधी संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। इसी के पश्चात इस देश का नाम भारत पड़ा। तो आप लोग भी यह ध्यान रखिएगा कि भारत नाम कैसे पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए बोगज कोई अभिलेख है। तो यह देखिए 1400 ईसा पूर्व में आया हुआ अभिलेख है। तो इसमें देखिए क्या है कि एशिया माइनर में स्थित इस अभिलेख में राजा सुबिलिमा तथा मितानी राजा मती ऊजा के मध्य संधि का उल्लेख है जिसके साक्ष्य के रूप में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नाशत्य वैदिक देवताओं को साक्षी माना जाता गया है। इसकी खोज 1907 में व्युंगो के द्वारा की गई तथा इसकी भाषा इंडो ईरानी भाषा है। ओके, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वैदिक सभ्यता को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका देखिए समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। यह देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया है। वेदों का व्यास मतलब विस्तार करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद देखिए देवताओं से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कर्म कांड आते हैं, तो यह कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद देखिए गायन से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी जो है आपके एग्जाम पॉइंट के थ्रू पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब पॉइंट देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए ऋग्वेद क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 10,552 श्लोक तथा 1028 सूक्त हैं। ओके, 1017 शाकल सूक्त, 11 वातखिल्य सूक्त हैं। ओके, आप और देखिए सबसे प्राचीन मंडल 2 से 8 है तथा सबसे नवीन मंडल 1, 9, 10 है। अब देखिए दूसरा मंडल है। दूसरा मंडल देखिए ग्रीष्मद भार्गव से संबंधित है। तीसरा मंडल की बात करें तो यह विश्वामित्र से संबंधित है। 5वां मंडल अत्रि से है। 6ठा मंडल देखिए भारद्वाज से है। तो आप लोग इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सातवां मंडल के बारे में। तो देखिए जो सातवां मंडल है यह वशिष्ठ से संबंधित है। दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आठवां मंडल कर्व तथा अंगिरस द्वारा रचा गया है। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल को प्रसिद्ध पुरुष सूक्त वर्णित है, जिसमें सर्वप्रथम जाति प्रथा तथा शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित करते थे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए यजुर्वेद में 1875 श्लोक हैं जो कर्म कांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का प्रथम उल्लेख किया गया है। तो और देखिए यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सामवेद के बारे में। तो देखिए सामवेद के बारे में क्या है, सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन वेद भी कहा जाता है। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद देखिए यह वेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। यह लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। इस वेद में 20 कांड तथा 5849 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म वेद व छत्र वेद भी कहा जाता है। इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ओके, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे है श्रुति के बारे में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है श्रुति के बारे में। श्रुति को देखिए सुनना भी कहा जाता है और वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या बोल करके स्थानांतरित किया गया, अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्राह्मण। तो देखिए वैदिक संहिताओं के बाद विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते थे तो वो ब्राह्मण कहलाए। आरण्यक देखिए उन्हें कहा जाता है जो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। तो आप लोग भी इसे ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो देखिए उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि उपनिषद के बाद वेदों का अंत हो जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने नाम से पूर्व 108 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेदांताचार्य आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट के थ्रू पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है वेदांग। तो वेदांग देखिए 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। नेक्स्ट यहाँ पे उपवेद। तो एक तरफ देखिए वेद है, एक तरफ उपवेद है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद होता है, अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। ओके, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उल्लेखित नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुल 42 नदियों की चर्चा की गई है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवत कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सप्तसैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु मतलब सुषमा तथा इसकी 5 सहायक नदी थी। ओके, तो देखिए 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसका पुराना नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए वितस्था मतलब झेलम, अस्किनी देखिए चिनाब का पुराना नाम है, परुशरी रावी नदी का नाम है, और विपाशा बात करें व्यास नदी का है, सतुद्री सतलज नदी है तथा सरस्वती नदी शामिल की जाती हैं। तो यह 5 नदियों का नाम आप लोग याद रखिएगा कि वैदिक काल में बताए गए हैं। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी था और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो देखिए सरस्वती आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पवित्र नदी मानी गई है वैदिक काल में। ओके, इसे नदीयतमा मतलब नदियों की माता कहा गया है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं उल्लेखित पर्वत के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है जहाँ 6 महीने दिन तथा 6 महीने रातें होती हैं। ओके, तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में इसी आधार पर आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से मानी है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यायालय को हिमवंत पर्वत कहा गया है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द तथा बादल के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग हुआ था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी, जिसका प्रधान कुलक या कुलपति होता था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि विभिन्न कुटुंबों से ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। ओके, ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है। कुछ ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। ओके, कुछ विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिनका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में इसे गोपा जनस्य कहा गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आर्यों का सामाजिक जीवन के बारे में। तो देखिए, परिवार जो है पितृसत्तात्मक था और मुखिया को गृहपति कहा जाता था। ओके, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो पशुपालन था। इसलिए इन्हें चरसड़ी कहा गया, जिसका अर्थ होता है संचरणशील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आर्य जब एक जगह अस्थायी निवास करने लगे, तब इन्हें कृष्टि अर्थात कृषि करने वाला कहा जाने लगा। क्या है, इस समय आर्यों का प्रिय पशु देखिए घोड़ा था, क्योंकि इसकी तीव्र गति के कारण ही आर्य इस प्रदेश को विजित करने में सफल हुए थे। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए है कि आर्यों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु गाय थी। धनी व्यक्ति को गोमत या द्रविड़ कहा जाता था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि गोमत किसे कहा जाता है, तो धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता है। ओके, समय की माप के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया गया। दूरी की माप को गव्यतु तथा युद्ध के लिए गविशी, गेस्यु, गत्य, गम्य प्रयोग में लिए गए हैं। राजा को भी गोपा जनस्य कहा गया है। पुत्री को दुहिता कहा जाता है। इस समय हल के लिए फाल लकड़ी का बना होता था तथा हल को लांगन व शीर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, आर्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होता था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खीर को क्षीर पकोदनम कहा गया है। जौ की सतु को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य तैयार किया जाता था। आर्य अश्वमेघ यज्ञ के दौरान घोड़े का मांस खाते थे। अतिथि को गाय का मांस परोसा जाता था, इसलिए अतिथियों को गोहन कहा गया है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे है आर्य मुख्यतः सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। ऊन के लिए गंधारी क्षेत्र प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए है, कमर के नीचे पहनने जाने वाले वस्त्रों को वासस तथा वासस के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को अभिवासन कहा जाता था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि नाई के लिए वाप्ता शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्त्रियों की दशा है। इसमें देखिए क्या है कि ऋग्वेद काल में नारियों की दशा अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। पुत्री को दुहिता कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जाय विष्म अर्थात नारी ही ग्रह है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि नारियों को अपना पति चुनने की छूट होती थी। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार बृहतु होता था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि इस समय लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं थीं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था तथा पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। ओके, इस समय पुत्र की चाह अधिक थी तथा समाज में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र वाघायु कहलाते थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि विदत तथा सभा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, परंतु समिति में नहीं। ओके, इस समय के निवासियों को सोना, चांदी, तांबा, कांस्य का ज्ञान था। ओके, आर्यों को देखिए लोहे का ज्ञान नहीं था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाहे को तंतुय तथा कुंभार को कुलाल कहा जाता था। व्यापार तथा विनिमय निष्क नामक धातु के माध्यम से होता था। यह एक सोने का बना पिंड होता था। ओके, ऋण प्रथा भी प्रचलित थी तथा ब्याज को कुशीदीन कहा जाता था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके,
ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आश्रम व्यवस्था को देख लेते हैं। तो देखिए, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पहला इसमें है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो देखिए, यह 0 से 25 वर्ष तक होता था। आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होकर समावर्तन संस्कार से समाप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य इन 3 वर्णों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। अतः इन्हें द्विज कहा गया। शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम गृहस्थ आश्रम होता था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है गृहस्थ आश्रम। तो देखिए, यह दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। देखिए, 26 से 50 वर्ष तक होता है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। इसे संसार के रीढ़ की हड्डी कहा गया है, क्योंकि इस आश्रम के दौरान संतानोत्पत्ति की जाती है, जिससे यह संसार चलायमान रहता है। ओके, थर्ड यहाँ पे देखिए वानप्रस्थ आश्रम होता है। यह 51 से 75 वर्ष तक होता है। इसका अर्थ होता है वन को गमन। ओके, इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। इस दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हो पाता है। ओके, लास्ट यहाँ पे आश्रम है संन्यास आश्रम। तो यह देखिए 76 से 100 वर्ष तक होता है। इसमें मानव सन्यासी जीवन व्यतीत करता है, सांसारिक माया जाल से मुक्त रहता है। अब देखिए, यहाँ पे है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पुरुषार्थ देखिए 4 प्रकार के होते हैं, और पुरुषार्थ का उल्लेख देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। यह देखिए जो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह देखिए पुरुषार्थ हैं। ये 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे कि इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि को दूसरे देवता माना जाता है। इन्हें यज्ञ एवं गृह का देवता कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि वरुण जल के देवता हैं। इनकी स्तुति के लिए व्यक्ति का पवित्र होना आवश्यक है। यह रीत मतलब कि नैतिक संहिता का पालन करवाते हैं, इसलिए इन्हें ऋतिस्य गोपा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि सोम को 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। सोम को वन व वनस्पति तथा औषधि का देवता माना जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे है ऋग्वेद में जिन तथा अरिष्टनेमी 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट छूट गए हैं तो उसको क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिए जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।